Morning students, today we will start our new chapter 19th chapter the United Nations। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन। इसके अंदर हम यूएन के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो यूएन है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, क्या इसके ऑर्गन्स थे, इसकी कौन कौन सी एजेंसीज थी, क्या इसके अचीवमेंट्स है, इंडिया का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। हम इन सब के बारे में इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो देखिए इसके अंदर जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था पूरे संसार के अंदर 1914 के अंदर, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके अंदर करोड़ों की संख्या में सोल्जर्स और दूसरे लोग मारे गए थे और बहुत सारे शहर नष्ट हो गए थे और वहाँ पर हर जगह क्या है खाने की कमी आ गई थी। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारे देश के जो बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि हमें हमारे देश के अंदर शांति के बाद और देश के अंदर लड़ाई के बाद हमारे देश में शांति होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए इन्होंने कॉन्सिक्वेंट फॉर द लीडर ऑफ मैनी कंट्रीज़, तो बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे लोगों ने मिलकर क्या किया कि हमें सबको मिलकर एक संगठन बनाना चाहिए ताकि आगे भविष्य में हम इस प्रकार के कोई भी लड़ाई दंगा ना हो सके। इसका रिज़ल्ट क्या होगा, द लीग ऑफ नेशन, इसके लिए क्या है लीग ऑफ नेशन का फॉर्मेशन किया गया और 1919 में। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि आगे फ्यूचर के अंदर इस प्रकार का कोई भी लड़ाई झगड़ा इसके संसार के अंदर, वर्ल्ड के अंदर ना हो और सभी आपस में मिलजुल कर रहे हैं। लेकिन जो लीग ऑफ नेशन था वो फेल हो गया क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वार जो 1939 के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसकी वजह से लीग ऑफ नेशन फेल हो गया था, ख़त्म हो गया था। आगे देखिए फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, हम देखिए यूएन का कैसे विकास हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वार वाज इवन मोर डेविटेस्टिंग दैन द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उसके अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार से भी बहुत अधिक तबाही हुई थी और ये 1945 के अंदर ख़त्म हुआ था। और उस समय 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 सिटीज़ के ऊपर एटॉमिक बम गिराए थे, जिस वजह से जापान का बहुत बड़ा एरिया डिस्ट्रॉय हो गया था, नष्ट हो गया था। लॉस ऑफ लाइफ एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ सिटीज़, और चारों तरफ क्या है बहुत ज़्यादा लोगों की जान चली गई थी, बहुत सारे शहर तबाह हो गए थे और इससे क्या है बहुत अधिक नुकसान हो गया था। जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ, जो हमारे वर्ल्ड के जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे उन सभी ने एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की, स्थापित करने की का विचार किया और उन्होंने एक बहुत बड़ा संगठन तैयार किया। इस प्रकार से जो यूनाइटेड नेशन था वो 24 अक्टूबर 1945 को बनकर तैयार हुआ। और जो इसका जो नाम यूनाइटेड नेशन जो नाम दिया गया था वो उस समय अमेरिका के 32nd जो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, उन्होंने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने इसका नाम बताया था। और इट्स चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन वाज साइन बाय, उस समय इसके अंदर 51 देश शामिल हुए थे। 24 अक्टूबर 1945 को ये बनाया गया था सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। यूनाइटेड नेशन वाज ओरिजिनली कॉल्ड द यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका असलियत नाम यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन था जिसे शॉर्ट में यूएनओ बोला जाता है। आफ्टर 1950 के बाद इसे यूनाइटेड नेशंस के नाम से जाना जाने लगा। 24 अक्टूबर को पूरे वर्ल्ड के अंदर यूनाइटेड नेशन डे के रूप में हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। उस समय जब इसकी शुरुआत हुई थी तो 51 इसके अंदर देश शामिल थे और आज इसके अंदर टोटल 193 देश इसके अंदर शामिल हो गए हैं यूएनओ के अंदर। मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन इज ओपन टू ऑल पीस लविंग कंट्रीज, मतलब जितने भी देश थे उन सभी के अंदर क्या मेंबरशिप स्थापित की गई थी। यूएन हैज़ अडॉप्टेड 6 ऑफिशियल लैंग्वेज, जो यूएन था उसने 6 ऑफिशियल लैंग्वेज इसमें शामिल की थी, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। इन 6 भाषाओं के अंदर ऑफिस का वर्क किया जाता था। एम्बलम ऑफ यूनाइटेड नेशन इज अ वर्ल्ड मैप, अब देखो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो डायग्राम है ये देखिए ये क्या है, एम्बलम ऑफ यूएन का एम्बलम था, सिंबल था। इसका ना क्या है, देखो ये वर्ल्ड का मैप है, ये जो डॉट डॉट आपको धब्बे दिख रहे हैं ये सारे वर्ल्ड का मैप है, जिसे नॉर्थ पोल साइड से इसे ऊपर से इसका फ़ोटो लिया गया है। और दिस मैप इज विद इन 4 कंसेंट्रिक सर्कल, इसके बाहर 4 सर्कल बनाए गए हैं और इसके दोनों साइड ये क्या है, ये ब्रांचेज ऑफ ओलिव लगाई गई हैं और दीज ब्रांचेज आर सिंबल ऑफ पीस, जो दोनों ही साइड ब्रांचेज लगाई गई हैं ये क्या है, शांति का प्रतीक है।
अब देखिए जो ये यूएन बनाया गया था इसके पीछे क्या उद्देश्य थे। तो क्या था, फर्स्ट था टू इम्प्रूव वर्ल्ड पीस, मतलब पूरे संसार के अंदर शांति लाना, लोगों के अधिकारों को सुरक्षित करना, आपस में देशों के बीच में अच्छा रिलेशन बनाना। इसके अलावा जो इंटरनेशनल लॉ हैं, कानून हैं, उन्हें इम्प्रूव करना, जो सिक्योरिटी है उसे इम्प्रूव करना, गरीब जो देश हैं उन्हें उनके अंदर शांति लाना, उनके साथ कोऑपरेटिव मैनर करना, और समाज के अंदर सोशल रूप से, आर्थिक रूप से और कल्चरल रूप से सभी देशों को डेवलप करना, और हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज़, और जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है यानी कि जो जिन देशों का भी विकास नहीं हुआ है उन्हें फंड देकर, उन्हें पैसा देकर उन देशों को पूरे संसार के साथ, समाज के साथ मिलाना। आगे बेटा ऑर्गन्स ऑफ द यूएन। अब देखिए यूएन के क्या क्या ऑर्गन यानी कि कौन कौन से अंग थे, इसके कौन कौन से भाग थे। तो इसके मेन 6 ऑर्गन्स थे। तो सबसे फर्स्ट आता है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली में देखिए जो जनरल असेंबली है ये यूएन का सबसे मेन, सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। जितने भी डिसीजंस हैं वो सारे जनरल असेंबली के द्वारा ही लिए जाते हैं, और यह बिल्कुल पार्लियामेंट की तरह होता है। जैसे पार्लियामेंट के अंदर सारे डिसीजंस होते हैं, इसी प्रकार से यूएन के अंदर भी सारे, इसके जनरल असेंबली में सारे डिसीजंस लिए जाते थे। और हर नेशन से एटलीस्ट कम से कम एक रिप्रेजेंटेटिव हर देश से शामिल था। और जो जनरल असेंबली थी वो साल के अंदर एक बार आपस में सब मिलते थे, और जो हर देश का जो मेंबर था उसे जनरल असेंबली के लिए वोट देने का अधिकार था। जितने भी डिसीजन थे उसके ऊपर मेजोरिटी होती थी, मेजोरिटी के बाद ही उस डिसीजन को आगे लागू किया जाता था। नेक्स्ट है बेटा सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल, द मेन फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी अमंग कंट्रीज, यानी कि सब देशों के बीच में शांतिपूर्वक और सुरक्षात्मक व्यवहार बनाए रखना। जो सिक्योरिटी काउंसिल है इसके अंदर 15 मेंबर शामिल थे, और मेंबर से मतलब यहाँ नेशन शामिल थे, देश शामिल थे, और इसमें से 5 परमानेंट थे और 10 नॉन परमानेंट थे। जो परमानेंट देश थे वो कौन कौन से थे, अमेरिका, यूके, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये 5 देश इसमें परमानेंट थे, और 10 इसके अंदर टेम्परेरी थे। तो जो टेम्परेरी मेंबर्स थे इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 2 ईयर्स, इन्हें 2 साल के लिए चुना जाता था, उसके बाद इन्हें चेंज कर दिया जाता था। जो परमानेंट मेंबर्स थे इन्हें वीटो पावर दी गई थी। वीटो पावर देखो क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि अगर जो परमानेंट मेंबर्स हैं उनमें से अगर कोई एक मेंबर भी किसी डिसीजन से एग्री नहीं होता है, 4 एग्री हैं लेकिन एक एग्री नहीं है, तो क्या है उस डिसीजन को पास नहीं किया जाएगा, उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया जाएगा। ये वीटो पावर होती थी। आगे थर्ड पार्ट आता है बेटा इसका सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट देखिए, द डे टू डे वर्किंग ऑफ यूनाइटेड नेशन इज कैरिड आउट बाय द सेक्रेटरीट, यानी कि जो डेली का जो वर्क होता है, डेली का जो कार्य होता है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा, ये सेक्रेटरीट के द्वारा किया जाता था। इट फैसिलिटेट एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू अदर ऑर्गन यूएन ऑफ देयर मीटिंग्स। इसके अंदर क्या होता था बेटा, इसका मुख्य कार्य क्या होता था, यूएन की जो जितने भी ऑर्गन्स थे उसके अंदर जो आपस में मीटिंग होती थी उसका सारा कार्य सेक्रेटरीट के हाथ में होता था। इसके अलावा मीटिंग के अंदर किन किन टॉपिक्स को शामिल करना है, ये किन किन ऑर्गन्स को इसमें शामिल करना है, ये सब कुछ भी इसके हाथ में ही होता था। और जो सेक्रेटरी जनरल था वो इस सेक्रेटरीट का हेड होता था, और जो सेक्रेटरी जनरल है उसे स्पोक्स पर्सन भी कहा गया है, यानी कि बहुत अधिक बोलने वाला, एंड लीडर ऑफ द यूएन, और यूएन का लीडर भी होता था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसे इकोसोक भी बोलते हैं। जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है वो क्या है, समाज पूरे संसार की इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट है उसके अंदर विकास करना। इसके अंदर 54 मेंबर्स थे, और जिन्हें जनरल असेंबली के द्वारा 3 साल के लिए चुना जाता था। और जो इसके मेंबर्स थे साल के अंदर 2 बार अप्रैल में और जुलाई में आपस में मिलते थे, और अपने अपने देश की सोशल, आर्थिक और हेल्थ से संबंधित जो टॉपिक्स होते थे उसके ऊपर डिस्कस किया जाता था। दे फॉर्मुलेट पॉलिसीज एंड रिकमेंडेशन फॉर मेंबर नेशन, और ये क्या है, जो जो पॉलिसी आगे लागू करनी थी, जो जो उसमें चेंजमेंट करने थे वो सारे इकोसोक के द्वारा ही किए जाते थे। आगे आता है बेटा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। दिस इज ओनली ऑर्गन ऑफ यूएन दैट इज नॉट सिचुएटेड इन इट्स मेन हेडक्वार्टर इन न्यूयॉर्क। यह अकेला एक ऐसा ऑर्गन था जो अपने मेन हेडक्वार्टर में नहीं था। इट्स हेडक्वार्टर आर सिचुएटेड इन हैग्यू इन नीदरलैंड। इसके जो हेडक्वार्टर्स थे वो नीदरलैंड में हैग्यू नामक स्थान पर थे। और यह क्या है, मेन जुडिशियल ऑर्गन था यूएन का। जो भी डिसीजन होते थे वो, जो भी जजेस अगर आपस में किसी के बीच में डिस्प्यूट, लड़ाई हो जाती थी किन्हीं कंट्रीज़ के बीच में, तो उसका जो
उसका जो भी सलाह मशवरा जो करनी होती, जो भी इसका रिजल्ट निकलता वो इसको जुडिशल ऑर्गन को ही निकालना होता था। इसके अंदर 15 जजेस होते हैं जो 9 साल के लिए चुने जाते हैं और जिसका चुनाव जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल मिलकर करते हैं। नेक्स्ट लास्ट आता है ट्रस्टीशिप काउंसिल। ट्रस्टीशिप में देखिए बेटा इसका क्या होता है कि ये ऐसे देशों के लिए बनाया गया था जो स्लेव यानी कि जो गुलाम थे, जो देश गुलाम थे जो अभी आज़ाद नहीं हुए थे। जिस समय इस काउंसिल को फॉर्म किया गया था उस समय 11 देश ऐसे थे जो इंडिपेंडेंट नहीं थे, जिनके ऊपर दूसरे देशों का शासन था। लेकिन 1994 से पहले सारे देश फ्री हो गए थे, आज़ाद हो गए थे। केवल एक देश जो पलाऊ देश था वो 1994 में आज़ाद नहीं हुआ था। जब पलाऊ देश भी आज़ाद हो गया तो उसके बाद वो क्या है, यूएन का मेंबर बन गया और इस जो ये काउंसिल था इस काउंसिल को डिसोल्व कर दिया गया, इसे ख़त्म कर दिया गया था। आगे देखिए बेटा इम्पोर्टेंट एजेंसीज ऑफ द यूएन। अब देखिए जो यूएन है उसके मेन भाग कौन कौन से थे, कौन कौन से भाग इसके वर्क करते थे। फॉर द लास्ट फ्यू डिकेड द यूएन हैज एक्सटेंडेड इट्स फंक्शन। अब जैसे जैसे समय बीतता गया जो यूएन थे उसने अपने कार्यों को भी फैलाना शुरू कर दिया। उसने हेल्थ और एग्रीकल्चर को भी इसमें शामिल कर लिया था। लेकिन जितने भी कार्य थे वो अलग अलग एजेंसीज को दिए गए थे। तो सबसे फर्स्ट आती है इसमें यूनेस्को। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस। प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू एजुकेशन साइंस एंड कल्चर। इसके अंदर एजुकेशन साइंस और कल्चर को शामिल किया गया था और ये कल्चरल और हेरिटेज साइट्स एंड ह्यूमन राइट्स को ये क्या है इनकी देखरेख करते थे। और जो इसके हेडक्वार्टर थे वो पेरिस फ्रांस में थे। ये इसका सिंबल है, ये यूनेस्को का सिंबल है। सेकंड आता है बेटा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WHO इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला गया है। यह पूरे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जो लोगों का जो हेल्थ जो सिस्टम था वो इनके अंडर था। इसका मेन एम क्या था, कंट्रोल प्रिवेंट एंड ट्रीट आउटब्रेक ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज। संसार के अंदर जो मेन जो इन्फेक्शियस बीमारियां फैल गई उन्हें कंट्रोल करना, उनका सुधार करना, उनका ट्रीटमेंट करना। इसके अलावा जो वैक्सीन्स और ड्रग्स दिए जाते हैं वो भी इनकी साइड से WHO के द्वारा ही होते हैं और इनका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये इसका सिंबल है। आगे आता है यूनिसेफ। यूनिसेफ देखिए ये इसका सिंबल है। इसकी डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, यानी कि बच्चों से संबंधित जो फंड दिया जाता है बच्चों वो है। इससे पहले इसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड कहा गया, बट 1953 में इसका नाम चेंज करके इसका शॉर्ट नाम यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड रख दिया गया। इसके अंदर जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ थी वो शामिल थी इसके अंदर और बच्चों से संबंधित ये बनाया गया था। इसके अंदर बच्चों के इसको कैसा खाना मिल रहा है, कैसी उनकी हेल्थ है, कैसी उन्हें एजुकेशन दी जा रही है, ये सारा कार्य यूनिसेफ के अंडर आता था। नेक्स्ट आता है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यह लोगों की लाइफ के अंदर जो रूरल एरियाज़ में जो लोग रह रहे थे, गांव में जो लोग रह रहे थे उनको बेटर बनाने के लिए, उन्हें इम्प्रूव करने के लिए और एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको संगठित किया गया था। इसके हेडक्वार्टर रोम इटली में स्थित हैं। ये इसका लोगो है। लास्ट आता है ILO देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरे संसार के अंदर जितने भी मजदूर वर्ग हैं उनकी जो जो इश्यूज़ हैं, जो जो समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को दूर करना इसका कार्य था और इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और ये इसका लोगो है ILO का। आगे देखिए बेटा अचीवमेंट्स ऑफ द UN ने क्या क्या चीज़ें अचीव की थी। द UN हैज़ बीन सक्सेसफुल इन मेंटेनिंग पीस इन वर्ल्ड, यानी कि जो UN था वो पूरे संसार के अंदर शांति बनाने में सक्सेस हो गया था। इट हैज़ हेल्प मैनी कंट्रीज़ टू अचीव इंडिपेंडेंस, इसने बहुत सारे देशों को आज़ाद कराया था। इट हैज़ ऑल्सो हेल्प मैनी कंट्री फाइट अगेंस्ट पॉवर्टी, जो गरीब देश थे उन्हें गरीबी से लड़ना, उनके अंदर से अनपढ़ता को ख़त्म करना, बीमारियों को ख़त्म करने में भी UN ने बहुत अहम रोल निभाया था। इट ऑल्सो प्रमोटेड आर्मामेंट इन द वर्ल्ड, और इसके अलावा संसार के अंदर आपस में जो लड़ाई हो रही थी उसे भी दूर करवाया। वार्स इन कोरिया, वियतनाम, पैलेस्टाइन, इराक और ईरान वर कंटेंट बिफोर स्प्रेडिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और संसार के अंदर जो अलग अलग देशों में जो लड़ाइयाँ छिड़ गई थी उसे दूर करवाने में भी UN ने बहुत अधिक अहम रोल निभाया था। अब लास्ट आता है इंडियाज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द UN के अंदर भारत का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। देखिए
इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूएन इन द सेम ईयर व्हेन इट वाज फॉर्म्ड इन 1945। जब 1945 के अंदर यूएन बनाया गया था तो हमारा भारत तब से ही इसके साथ जुड़ा हुआ है, तब से इसका मेंबर है। सिंस देन इंडिया हैज़ बीन प्लेइंग एन एक्टिव रोल इन यूएन, और तब से लेकर आज तक हमारा भारत इसके अंदर बहुत एक्टिव रोल अपना भूमिका निभा रहा है। इट ऑल्सो प्लेड एन एक्टिव रोल इन जनरल असेंबली, ये जनरल असेंबली में भी अपना एक्टिव रोल निभाता है। और विजय लक्ष्मी पंडित इलेक्टेड एज फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1953 में भारत की साइड से विजय लक्ष्मी पंडित को इलेक्ट किया गया था, जो यूएनओ की जनरल असेंबली की क्या थी, प्रेसिडेंट थी। इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड यूएन इन फाइट अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म एंड रेशियल। इसके अलावा जो भारत है उसने जो जिन देशों के अंदर रंग भेदभाव की लड़ाई होती थी उस चीज़ को ख़त्म करने में अपना अहम रोल निभाया है। इसके अलावा इंडिया ने पूरे संसार के अंदर शांति लाने में भी अपना अहम रोल निभाया है। इंडिया सेंड इट्स ट्रूप्स, अपने सोल्जर्स, ट्रूप्स होते सोल्जर्स, भारत ने अपने सोल्जर्स को कोरिया, इजिप्ट, कोंगो, सोमालिया, अंगोलिया और रवांडा जैसे एरियाज़ के अंदर लड़ाई लड़ने के लिए भी भेजा ताकि संसार के अंदर शांति कायम हो सके। तो ये भारत का रोल था। तो ये बेटा आपका चैप्टर था, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस चैप्टर में किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे डिस्कस करोगे। ओके, थैंक यू।